हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपको अपने यूट्यूब चैनल एक ही फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए जेक बोर्ड द्वारा जारी किए गए मॉडल सेट क्लास 10th मैथमेटिक्स सेट 1 का सॉल्यूशन लेकर आ गए। तो दोस्तों, इससे पहले हम लोग क्लास 10th का बहुत सारे सब्जेक्ट का सॉल्यूशन देख चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स सेट 1 को देखने वाले हैं। इससे पहले सेट मैथ का एक भी सेट नहीं देखे हैं। तो सभी छात्र छात्राएं जो क्लास 10th के विद्यार्थी है, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, ये मैथमेटिक्स जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है, क्योंकि इसको सोल्व करना आप सभी के लिए आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप इसे सोल्व नहीं कर सकते हैं तो दूसरे सब्जेक्ट जैसा याद करके रट के आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि मैथ में हो सकता है मॉडल क्वेश्चन पर जो पूछा गया है इन सारे 5 सेट में से ना आकर आपको कुछ दूसरा क्वेश्चन आ जाए, इसी के टाइप मतलब सिमिलर क्वेश्चन रहेगा लेकिन क्वेश्चन अलग रहेगा। तो इसीलिए आपको बनाना, सोल्व करना आपके लिए आना चाहिए और मैं इस वीडियो में आप सभी को पूरे डिटेल के साथ बताएंगे। जहाँ पर ट्रिक्स का यूज करना पड़ेगा टाइम को बचाने के लिए, वहाँ पर ट्रिक्स के बारे में भी बताएंगे। तो इसलिए सभी छात्र छात्राएं जो सेट 1 को ऑलरेडी कर चुके हैं, एक बार जरूर देख लीजिएगा, आप सभी का रिवीजन भी हो जाएगा। और उन सभी छात्र छात्राएं जो सेट 1 को अभी तक मैथमेटिक्स को अच्छे से नहीं पढ़े हैं, तो एक बार जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, शुरू से लेकर अंत तक। मेरा 100% गारंटी है आप सभी को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, हम लोग कक्षा 10 मैथमेटिक्स सेट 1, जिसमें कि आपको मैथ में भी 1 घंटा 30 मिनट का ही समय दिया जाएगा। 40 क्वेश्चन के लिए 40 मार्क्स पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 120 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी भी एक बार ऑप्शन को मिला लीजिएगा और सभी छात्र छात्राएं जो कि इंग्लिश मीडियम वाले हैं, तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर आप सभी को मिल जाएगा बहुत सारे वीडियो, उन सारे वीडियो को भी देख लीजिएगा। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। और साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, जरूर जुड़ जाएगा, क्योंकि वहीं पर आपको इंग्लिश वर्जन में भी ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए एक बार इसे आपको सोल्व करा देते हैं सेट 1 के पूरे, उसके बाद सेट 2 सेट 3 सेट 4 सेट 5 टोटल हर सब्जेक्ट का क्लियर कर देंगे। 1-2 दिन के भीतर पूरा क्लास 10 क्लियर हो जाने वाला है। तो देखिए, 120 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो अभाज्य गुणनखंड, तो 120 का क्या करना है दोस्तों, एलसीएम लेना है। देखिए कैसे लिया जाता है। सबसे पहले छोटे से चलाएंगे तो देखिए 2 चौक 12, 2 60 हो गया। फिर ये 30, अब देखिए ये क्या हो गया 15 या 15। फिर ये किससे चलेगा, ये 3 से चला गया। यानी कि किसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि 222 3 इंटू 5। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 306 तथा 657 का महत्तम समावर्तक 9 दिया है। तो 306 तथा 657 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। यानी कि आपको एचसीएफ दिया हुआ है दोस्तों, एलसीएम निकालना है। तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा, क्या फॉर्मूला होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल। जी हाँ दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल, ये एक फार्मूला होता है जो कि आपके क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर का ही ये सवाल है। दो संख्याओं का फार्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो देखिए दो संख्याओं, यानी कि दो संख्या क्या क्या दिया है, 306 इंटू 657 दिया है ना, और एचसीएफ का मान आपको 9 दिया है। तो एलसीएम निकालना है दोनों संख्या का एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकल जाएगा, तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 306 गुना 657 बटा 9। तो देखिए कटाइएगा तो यहाँ पर देखिए 9 तिया 27, 9 चौके 36, यानी कि 34 और 657 जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ऑप्शन आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 22,338 इसका आंसर होने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, 15 और 25 का एचसीएफ, 15 और 25 का एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ देखिए भाग विधि से भी बना सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं। तो किसी से भी कोई भी विधि आपको आना चाहिए, ऑप्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, इसीलिए आप किसी भी विधि से बना सकते हैं। तो चलिए एलसीएम मेथड से ही बनाते हैं। 15 का जब एलसीएम लेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 5, और 25 का जब एलसीएम लेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5। देखिए कौन कौन मैच हुआ दोनों से, तो 5 इंटू 5 मैच हो गया, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एचसीएफ 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा दोस्तों, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए डैश होता है, क्या होता है दोस्तों, तो ये अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। तो ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, द्विघात बहुपद होगा जिनके शून्यकों का योग √2 और गुणनफल 1/3 है। तो देखिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा द्विघात समीकरण निकालने का, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स
प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इसे याद रखिएगा, इसी फॉर्मूला में सेट करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग को कहा जाता है। कितना दिया है, √2 दिया है, और यहाँ पर क्या है, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है दोस्तों, 1/3। तो 1/3 लिखेंगे। जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ ये चला जाएगा, इसका बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। यदि ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा प्लस बीटा हो, ये अल्फा कमा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, यानी कि शून्यकों का योग पूछा है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिएगा दोस्तों, शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। अगर पूछा जाए कि अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो ये होता है दोस्तों c/a, याद रखिएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है, इसको देखिएगा, इस अगर x अक्ष में इस तरह कोई कहीं पर काटा है, नहीं काटा है, ये ओनली y अक्ष से होकर पार हुआ है, तो इसका मीन्स हो जाएगा कि इसका शून्य कुछ नहीं है, तो शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 0। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 में यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तो समीकरण युग्म कैसा होगा। अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, दो हल होगा। तो देखिए कुछ कंडीशन है इसका, जो कि शर्त है, याद रखिएगा दोस्तों, क्या कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो जाए, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये अनेक हल हो जाएगा। अनेक हल यानी कि मैनी सॉल्यूशन, जिसे इंग्लिश में कहेंगे, बहुत सारे हल हो जाएगा। और एक कंडीशन होता है दोस्तों, a1/a2 इज नॉट b1/b2 अगर हो गया तो इसका मतलब एक हल होगा। कितना, ओनली वन सॉल्यूशन, एक हल होगा, तो याद रखिएगा। उसके बाद यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 अगर हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, दिस इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। तो यानी कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी कि इसका मतलब क्या, इसका कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर, समीकरण युग्म 2x माइनस 3y इक्वल टू 0 तथा 3x प्लस 4y प्लस 20 इक्वल टू 0 द्वारा निरूपित सरल रेखाएं कैसे होगा। तो देखिए सरल रेखाएं पूछा गया दोस्तों, तो वही कंडीशन याद रखिएगा, यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो गया तो अनेक हल होता है, साथ में इसे हम लोग क्या कहते हैं, समाप्ति रेखाएं। अगर ऐसा कंडीशन बनेगा तो समाप्ति हो जाएगा। और देखिए a1/a2 इज नॉट b1/b2 हो जाएगा, तो इसका मतलब हम लोग क्या जानते हैं, इसका मतलब जानते हैं कि एक हल होगा, और एक हल होगा तो प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा, प्रतिच्छेदी, याद रखिएगा। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं, कोई हल नहीं, तो इसका मतलब ये क्या होगा, समानांतर। क्या बनाएगा, कोई हल नहीं होने पर समानांतर रेखा। तो चलिए इस इक्वेशन को हम लोग निकाल के देखेंगे। तो देखिए ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, दोनों को हम लोग अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और एक a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो हम लोग क्या पाएंगे, देखिए a1 इक्वल टू 2 पाएंगे। उसके बाद a2 इक्वल टू क्या पाएंगे, देखिए a2 इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों हम लोग के पास 3, और देखिए b1 इक्वल टू पाएंगे -3, और b2 इक्वल टू क्या पाएंगे, 4 पाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम लोग को मिल जाएगा। अब देखिए a1/a2 करके देखिए तो क्या हो जाएगा, 2/3। उसके बाद b1/b2 करके देखिए तो क्या हो जाएगा, -3/4। दैट मीन्स ये कोई भी इक्वल नहीं होगा, यानी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। इसका मतलब क्या, इसका कोई हल होगा। तो बताइए ये a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी कि इसका एक हल होगा। जब शुरू वाला इक्वल नहीं होता तो ऐसा कंडीशन में क्या होता है, एक हल होगा, और एक हल होने पर वो क्या होगा, प्रतिच्छेद करती है। तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। सी के किस मान के लिए समीकरण युग्म सी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 और तथा सी एक्स 6x माइनस 2y = 4 का अनंत हल है? तो देखिए अनंत हल के लिए क्या कंडीशन होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। तो देखिए दोनों को हम लोग दोनों को कंप्रोमाइज़ करेंगे तो दोनों से क्या पाएंगे, a1/a2 इक्वल टू क्या पाएंगे, देखिए c/6 पाएंगे एगो। उसके बाद b1/b2 क्या पाएंगे दोस्तों, b1/b2 -1/-2 यानी कि क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए c1/c2 क्या पाएंगे हम लोग, 2/4 यानी कि कटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2। यानी कि देखा जाए दोस्तों सी एक मिनट सी सी बाई क्या हो जाएगा, c/6 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। देखिए 1/2 यहाँ पर भी, इसको भी 1/2 बनाना, एक मिनट क्या हो गया, हाँ इसको भी अगर 1/2 बनाना है तो क्या करेंगे, तो सी की जगह में 3 देंगे तभी ना, सी की जगह में 3 देंगे तभी ना, कट के क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, समीकरण युग्म 2x माइनस वाई इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 4 का हल क्या है? तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को ना हल आप लोग रैखिक समीकरण मान के भी इसको हल कर सकते हैं, लेकिन मेरे अनुसार मेरे अकॉर्डिंग इसको ट्रिक लगाइएगा, यूज कीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ऑप्शन देखकर सॉल्यूशन करना ताकि फट से। तो चलिए फर्स्ट वाला को हम लोग पुट करेंगे। तो देखिए 2x माइनस वाई, इस पर इसको जब सोल्व करेंगे तो इधर वाला राइट वाला 5 आना चाहिए, ठीक ना। तो अगर 5 कौन सा वैल्यू रखने पर, जिस वैल्यू रखने पर 5 आ जाता है वही आंसर हो जाए। तो पहला वाला को रख के देखिए 2 इंटू 2 माइनस और -1, इसको रखेंगे तो 4 माइनस माइनस प्लस 1 यानी कि 5, यानी कि 5 के इक्वल आ गया। तो यानी कि पहला वाला ही इसका सोल्यूशन हो जाएगा और चेक करने की जरूरत ही नहीं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12। वो रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है? तो इसका आंसर आपको जो कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों, इसका आंसर आप लोग को बताना है क्वेश्चन नंबर 12 का क्या होगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, समीकरण युग्म x प्लस वाई इक्वल टू 9 और x माइनस वाई इक्वल टू 1 है का हल क्या होगा? तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को भी ऑप्शन देखकर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहला वाला को रख के देखिए, x प्लस वाई में 2 प्लस 2 रखेंगे तो क्या होगा, 4 होगा, जो कि 9 के बराबर नहीं हुआ, तो ये नहीं हो सकता, पहला वाला खत्म, दूसरा वाला भी नहीं होगा। चलिए अब दूसरा ऑप्शन देखेंगे, 5, 4 इसको रखेंगे तो ये बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि x प्लस वाई इक्वल टू 9 यानी कि 5 प्लस 4 करेंगे तो क्या होगा, 9 होगा, यानी कि ये सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। इसे डिटेल में सॉल्यूशन करना चाहेंगे तो डिटेल में सॉल्यूशन भी इसका होता है दोस्तों, जो कि मैं इसमें स्क्रीन रिकॉर्डर बना रहा हूं। अगर आपको चाहिए कि मॉडल सेट 2 का अगर बोर्ड पर बनाऊंगा आप सभी के लिए पूरे डिटेल के साथ सॉल्यूशन करके बताऊं, तो आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला वीडियो ही चाहिए तो ऐसे ही आप सभी का, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और इसमें कम टाइम में ही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? तो द्विघात समीकरण का फॉर्मेट क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस फॉर्म में कोई अगर है तो वो द्विघात समीकरण होगा। तो देखिए इसको जब हल सोल्व करेंगे तो x² और इधर भी x² है, दोनों साइड कट जाएगा, ये तो होगा नहीं। जब इसको सोल्व करेंगे तो x² दोनों साइड से कट जाएगा, ये भी नहीं होगा। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये हो रहा है, देखिए हाँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी कि तोड़ेंगे तो ये बिल्कुल ये भी होगा, दोनों हो रहा है दोस्तों। यहाँ ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों हो रहा है, लेकिन ऑप्शन डी ज़्यादा प्रीफर कर रहा है, तो इस यहाँ पर ऑप्शन डी आई थिंक होना चाहिए, लेकिन दोनों इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, यदि विविध का डी ग्रेटर देन 0 हो तो मूल क्या होंगे? देखिए डी जो है, डी ग्रेटर देन 0 किसी द्विघात समीकरण में होगा तो उसका मूल कैसा होगा, वास्तविक और भिन्न भिन्न होगा, दो अलग अलग मान और रियल मान निकलेगा। ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा इसके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूल की प्रकृति क्या है, यानी कि वास्तविक तथा समान कैसा होगा? तो इसे आपको सोल्व करना है कौन सा फार्मूला में, d इक्वल टू b² माइनस 4ac का मान इसमें चेक करना है। देखिए b² माइनस 4ac उसी से पता चलने वाला है। तो b का मान यहाँ से क्या लेंगे हम लोग, 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 1 इंटू माइनस 1 यानी कि 1 और माइनस माइनस प्लस 4 इक्वल टू 5, 4 प्लस 1 इक्वल टू 5 आ गया, यानी कि
और डी क्या है यार, डी ग्रेटर देन जीरो। और डी ग्रेटर देन जीरो होने पर क्या होता है, वास्तविक होता है और असमान मतलब भिन्न भिन्न। तो ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के दो भिन्न हो और वास्तविक मूल। अभी देखिए कि वास्तविक और असमान होने के लिए डी ग्रेटर देन जीरो, और डी इक्वल टू ही हम लोग क्या जानते हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। डी ग्रेटर देन जीरो दैट मीन्स क्या, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो होगा। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस थ्री का इक्वल टू जीरो का विविध कर क्या होगा। यानी कि डी का मान पूछा है दोस्तों, तो डी इक्वल टू पूछा है, तो डी देखिए कैसे निकालेंगे। तो डी इक्वल टू क्या होता है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, यानी कि बी का मान यहाँ से क्या लेंगे 1, तो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 और ए का मान 1 और सी का मान 3, यानी कि 1 और माइनस 4×12 यानी कि क्या होगा -11। तो -11 कौन सा ऑप्शन है, एक मिनट दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस के इक्वल का मूल समान हो तो के का मान ज्ञात करें। देखिए डी ग्रेटर देन जीरो होगा तो मूल असमान और वास्तविक होगा, याद रखिएगा। डी लेस देन जीरो होगा तो कोई मूल नहीं निकलेगा। अगर डी इक्वल टू जीरो होगा तो वो समान मतलब जो मूल समान है, तो मूल दो मूल निकलेगा समान है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में बोला कि मूल समान है, तो क्या कर सकते हैं, डी इक्वल टू जीरो, और डी का फॉर्मूला जानते हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। और इससे हम लोग को क्या निकल जाएगा दोस्तों, एक मिनट, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। तो इससे हम लोग का बी का मान देखिए, बी का मान कितना -4, तो -4 का स्क्वायर -4 और ए का मान 1 और सी का मान के इक्वल टू जीरो, यानी कि क्या लिखेंगे 16 माइनस 4 के इक्वल टू जीरो, यानी कि -4 के इक्वल टू क्या होगा -16 प्लस 16 को उधर भेज दिए, माइनस माइनस कैंसिल, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा 16/4। जब सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा के इक्वल टू 4 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू जीरो, इसे आप लोग अभाज्य गुणनखंड विधि और डी इस फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। एक्स इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस सॉरी एक्स इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है कि प्लस माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, इससे भी बना सकते हैं। या फिर आप इसे अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा इसे भी तोड़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू जीरो। देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो 5x होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6x स्क्वायर होगा। और इस तरह से x माइनस 2 माइनस 3 का मान है तो x माइनस 2, तो इससे क्या होगा x माइनस 3 और x माइनस 2, जब इसको हल करेंगे तो x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू क्या होगा 2 होगा, दो को मान निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, x इक्वल टू 2 और 3। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से एपी है, तो एपी होने के लिए क्या होगा, इस टाइप के को एपी कहा जाता है, मतलब समान अंतर होना चाहिए, जो अंतर होगा वो समान होगा। तो दो देखिए सबको चेक कीजिएगा, यानी कि a2 माइनस a1 इक्वल टू b2 माइनस सॉरी क्या लिख दिया यार, a2 माइनस a1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, a4 माइनस a3 होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉलो करेगा तो उसका मतलब वो एपी में है। तो पहला वाला को चेक कीजिए, a2 माइनस a1 करेंगे यानी कि 4 माइनस 2 इक्वल टू 16 माइनस 8 करेंगे तो इधर 2 इक्वल टू 8, यानी कि ये नहीं हुआ तो ये एपी में नहीं है। दूसरा वाला को चेक कीजिए, 3 माइनस 1 इक्वल टू 7 माइनस 5 यानी कि 2 इक्वल टू 2, यानी कि ये एपी में है, दोनों इक्वल हो गया। ऑप्शन नंबर 20 एपी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22, एपी 2,7,12 यानी कि 2,7,12 का 10वां पद कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला याद रखिएगा दोस्तों, ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपका ए पी यानी कि अध्याय 5 का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 5 का मैथ का। तो देखिए इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, यहाँ पर ए का मान कितना है 2 और डी का मान कितना है 7 माइनस 2 करेंगे तो क्या होगा 5 हो जाएगा। उसके बाद आपको एन का मान पूछा तो एन का मान कितना होगा 10। तो चलिए ए एन जब निकालेंगे तो ए 10 बराबर क्या लिखेंगे 2 प्लस 10, एक मिनट यार, ए एन यानी कि ए 10 जब निकालेंगे तो क्या करेंगे हम लोग 2 प्लस 10 माइनस 1 एन माइनस 1 करेंगे ना, और डी का मान कितना है 7 5, यानी कि
देखिए 2 9 गुना 5 तो 2 + 45 बराबर क्या होगा? यहाँ पर आंसर 47 हो जाएगा। कौन सा 47? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएँ 3 से विभाजित है? तो देखिए दोस्तों 3 से विभाजित होने वाली 2 अंकों वाली संख्याएँ, तो देखिए शुरू 12 से लेकर शुरू होती है, डॉट डॉट करके 12, 15 हो गया, 18 इस तरह से कहाँ 99 तक 2 अंकों वाली जो कि संख्याएँ होती है, जो कि 3 से डिविजिबल होती है। तो देखिए पहला ए का मान कितना हो गया 12, उसके बाद डी का मान 15 - 12 करेंगे, 3 बढ़ रहा है, 3 से विभाजित हो रहा है। उसके बाद एन का मान पूछा निकालना होगा, तो ए एन के लास्ट वाला पद 99 है, तो यही ना ए एन होगा, तो इससे निकाल लेंगे। ए एन बराबर 99 है। तो देखिए यानी कि 12 से शुरू होगा, तो 12 + 99 - 1 इंटू क्या करेंगे 3। तो इस एक मिनट यार, ए एन का मान दिया है ना इधर 99 इक्वल टू क्या करेंगे 12 + n - 1 इंटू 3। तो देखिए 99 माइनस इधर 12 हो जाएगा और प्लस 3n - 3। तो यानी कि इधर हो जाएगा आपका 87 इक्वल टू क्या होगा 3n - 3, यानी कि 3n बराबर क्या होगा 87 + 3, यानी कि 3n इक्वल टू क्या होगा 90। अब देखिए n बराबर क्या होगा 90/3 करेंगे तो कटा देंगे तो कितना होगा 30। तो 3 से भी 2 अंकों वाली 3 से कितनी संख्याएं विभाजित है? तो 30 संख्याएं विभाजित, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल जो कि क्या है इसी टाइप का है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग क्या है? तो ये दोस्तों एस एन वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। एस एन इक्वल टू क्या होता है n/2, और देखिए एस एन इक्वल टू 2 फॉर्मूला होता है n/2 ए प्लस एल एगो फॉर्मूला होता है, एगो एस एन इक्वल टू क्या होता है n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू डी। तो इस अरे यार आगे पीछे इस फॉर्मूला से आप इसे बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 को आपको बनाना है, उसके बाद कौन सा ऑप्शन होगा उसे आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, आपका आंसर हम चेक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, सभी वृत्त होते हैं, सभी वृत्त क्या होते हैं? देखिए इस टाइप का एक वृत्त है, इस टाइप का एक वृत्त है, इस टाइप छोटा बड़ा सब। तो सभी भले छोटा बड़ा होता है, अलग अलग त्रिज्या होता है, लेकिन सब सिमिलर दिखता है। क्या होता है सिमिलर मतलब समरूप, एक सबका एक जैसा रूप होता है समरूप। तो क्या होता है सभी वृत्त समरूप होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा आकृति में यदि डी ई समानांतर बी सी, डी बी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ए ई इक्वल टू इतना, ई सी इक्वल टू इतना, तो ए डी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो फिगर है दोस्तों, ये एक यहाँ पर देखिए इस टाइप का एक त्रिभुज दिया हुआ है। इसमें अगर एक कंडीशन होता है डी ई समानांतर अगर बी सी हो जाए, यानी कि ये साइड और ये दोनों आपस में समानांतर अगर है, तो यानी कि डी ई समानांतर अगर बी सी हो जाए तो क्या होता है, चूंकि ये समानांतर है तो इसलिए हम लोग ए डी बाई डी बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं ए बी ए ई बाई ई सी लिख सकते हैं। ये फार्मूला होता है दोस्तों, ये प्रमेय है एक, उस प्रमेय के अकॉर्डिंग ये होता है। तो चलिए अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो 2 डी बी, देखिए डी बी का मान दिया हुआ है, एक मिनट ए डी, तो देखिए किसका मान पूछा है एडी का मान, तो एडी के जगह में एडी लिखेंगे और डीबी का मान दिया हुआ कितना 2 दिया है। और एई देखिए एई का मान कितना दिया था 1.5, और ईसी का मान कितना है 3। तो देखिए ई जब जब इसको सोल्व करेंगे तो एडी बराबर क्या होगा ये 3 और 3/3, यानी कि कटा देंगे तो क्या होगा 1, तो 1 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो ये त्रिभुज समरूप होते हैं। कैसे होगा, तो साइड एंगल साइड से दो, तो ये यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो, सॉरी दोस्तों ये संगत कोण बराबर, दो संगत कोण बराबर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। तो ये ऑप्शन डी इसके लिए राइट हो जाएगा, RHS वाला हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए यहाँ पर इसमें और इसमें तीनों अपना अपना एंगल ये दोनों त्रिभुज का मिल रहा है तीनों कोनों का। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप क्या होगा त्रिभुज PQR, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, यदि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा का अनुपात 4:9 हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा?
तो ये भी दोस्तों आपको त्रिभुज वाला चैप्टर जो कि अध्याय नंबर 6 का सवाल है, प्रमेय 6.6 शायद आई थिंक उसी से ये सवाल पूछा गया है, उसी के आधार पर। तो देखिए, दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा का अनुपात होने पर, उसका समान होने पर उसके क्षेत्रफल का क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है कि क्षेत्रफल उसका स्क्वायर हो जाता है। तो देखिए, अनुपात का जितना होता है, अनुपात का वर्ग होता है उसका क्षेत्रफल। तो भुजा का अनुपात कितना दिया है, 4:9, यानी कि 4/9। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4/9 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 16/81 हो जाएगा। तो 16:81 कितना हुआ, ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है, तो उसका शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। तो देखिए, इस टाइप का एक समरूप त्रिभुज है जिसका तीनों भुजा समान है, ठीक ना। इधर 2a है, इधर 2a है, इधर भी 2a है, और बीच से इस तरह का एक शीर्ष लंब खींचा गया। फोटो कैसा बन रहा है, देखिए इस टाइप का एक समरूप त्रिभुज है, और यहाँ भी 2a है, यहाँ भी 2a है, यहाँ भी 2a है। तो देखिए, इन दोनों को अगर यहाँ से शीर्ष लंब खींच रहा है तो इधर से आधा कर रहा है, इधर से आधा, तो इधर कितना a हो जाएगा, इधर भी a हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ 2a, यहाँ a, तो ये वाला कैसे निकलेगा, ये वाला निकल जाएगा कौन सा, पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि ये राइट एंगल है ना, समकोण कोण, तो ये समकोण है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग। ये आपका हाइपोटेनस कर्ण, ये आपका आधार, और ये लंब, तो लंब निकल जाएगा दोस्तों। तो 2a का स्क्वायर लंब बराबर क्या हो जाएगा आपका, जब लंब का निकालेंगे तो 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका जब रूट निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3a स्क्वायर, यानी कि तो क्या होगा, √3 और a, तो √3a हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 31। यदि त्रिभुज एक त्रिभुज दिया हुआ दोस्तों, त्रिभुज ए बी सी में ए बी इतना ए बी का मान दिया है, ए सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो कौन बी क्या मान होगा। तो देखिए, जब भी इस टाइप का कोई भी एक त्रिभुज रहेगा तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, सबसे बड़ा भुजा को देखिए, बड़ा भुजा कितना है, ए सी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो देखिए, यहाँ पर इन दोनों को ऐड कीजिए, इन दोनों का स्क्वायर कीजिए, उसके बाद ऐड कीजिए, और इसके स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय का जो फॉर्मूला है ना, तो ए सी का अगर ए सी इक्वल टू कितना 12 सेंटीमीटर, तो इसका जब स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होगा, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। उसके बाद ए बी इक्वल टू दिया है कितना, 6 इतना इसका स्क्वायर, ठीक ना। तो 6 6 36 इंटू 3, इसको जब करेंगे तो 6 तिया 18, 3 तिया 9, 10, 108 हो गया। उसके बाद बी सी 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 36, यानी कि दोनों भुजा को अगर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को जोड़ा जाए तो ये क्या हो रहा है, 108 प्लस 36 करेंगे तो क्या होगा, 144 हो जाएगा। यानी कि इससे क्या साफ साफ पता चल रहा है कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो रहा है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो रहा है। यानी कि ये पाइथागोरस प्रमेय बना रहा है। तो यानी कि पाइथागोरस प्रमेय, तो कौन बी यहाँ क्या होगा, समकोण होगा 90 डिग्री, याद रखिएगा। इस टाइप का मतलब फिगर बन रहा है इस त्रिभुज में। देखिए यहाँ पर 90 डिग्री, ये 12 हो गया आपका ए बी सी, ये 12, और ए बी जो कि आपका 6√3, और यहाँ पर जो आपका 6 है। तो इस टाइप का फोटो बन रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। देखिए, एक वृत्त इस टाइप का मान के चलिए है, तो मतलब इस वृत्त को यहाँ से भी टच कर सकता है, यहाँ से भी टच कर सकता है, इधर से भी, इधर से भी, मतलब अनलिमिटेड हो सकता है स्पर्श रेखाएं। तो क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक होगा स्पर्श रेखाएं, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 33। वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। देखिए, इस टाइप का वृत्त है, यहाँ इसका सेंटर है, केंद्र, तो यहाँ से लेकर लगभग 13 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु है। यहाँ मान के चलिए कोई एक बिंदु पी ले लेते हैं, यहाँ ओ ले लिए, तो स्थित है किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, यहाँ से लेकर स्पर्श रेखा क्यू है, और यहाँ से यहाँ इसका आर है, तो क्या बोले, तो 12 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ का मान कितना दिया है, 12 दिया। तो इसका त्रिज्या पूछा कितना होगा। तो देखिए, ये आपका हो गया आधार, ये हो गया आपका लंब, और ये हो गया कर्ण। तो
पी यानी कि क्यू ओ क्यू इक्वल टू निकालेंगे तो क्या होगा, रूट 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो जैसे कीजिएगा आपको पाइथागोरस लगा के तो क्या होगा, 170 माइनस 144 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये रूट 125 आएगा। और 125 का जब रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 25 आएगा दोस्तों। 25 का रूट निकालेंगे तो कितना, 5 आंसर आ जाएगा। तो 5 5 ऑप्शन बी इसका 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिएगा, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से 25 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या क्या है। तो देखिए एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या क्या है। इस टाइप का एक फोटो बनाइए। सबसे पहले बहुत ही आसान सवाल है। एक बिंदु Q से, एक बिंदु कोई यहाँ पर Q ले लिए, Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी कि यहाँ से स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, ये वाला कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना दिया है दोस्तों, 25 सेंटीमीटर। यहाँ ये वाला 25 सेंटीमीटर दिया है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यानी कि सेम क्वेश्चन। तो इसे आपको हल करना है, ये वाला निकाल देना है। पाइथागोरस यहाँ पर 90 डिग्री बनाता है। तो ये आर का मान आपको सोल्व करना है, कमेंट में बताना है क्या आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा 34। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, सॉरी ये 34 तो हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, दो संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है, तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। तो देखिए संकेंद्रीय मतलब दो वृत्त इस टाइप का, एक बड़ा वाला है एक छोटा वाला है, दोनों का सेंटर क्या है, सेम है। संकेंद्रीय मतलब दोनों के केंद्र एक ही है। तो संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। देखिए एक का 3 है और एक का कितना है, 5 है। कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त की को स्पर्श करती है। तो यानी कि छोटे वृत्त को स्पर्श करती है बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई। तो यानी कि इस टाइप से दोस्तों, इस टाइप से है यहाँ। तो देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ से खींच सकते हैं ना। तो ये आपका कितना दिया है, 5, और ये आपका निकालना होगा, ये वाला निकल जाएगा क्योंकि ये आपको मालूम है यहाँ से यहाँ कितना 3, तो 5। तो ये वाला निकल जाएगा कैसे, देखिएगा ये आपका निकल जाएगा। आपका यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री। तो आपको 5 का स्क्वायर करेंगे जब, 5 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 25 माइनस 9 यानी कि 16। तो ये आपका हो गया 4। तो अगर ये वाला 4 तो इसका डबल कर देंगे तो 4 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 दूना 8 सेंटीमीटर। तो बड़े वृत्त की जीवा कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34। थीटा केंद्रीय कोण और आर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। मतलब इस टाइप का एक फिगर है, यहाँ पर केंद्र है तो त्रिज्यखंड, यानी कि यहाँ पर थीटा बना रहा है तो आर आर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्यखंड का फॉर्मूला याद रखिएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। इसे आप लोग याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं। तो एक वृत्त इस टाइप का है, इसका हर टाइप यहाँ पर जीवा है, यहाँ पर जीवा, हर जगह पर जीवा है, लेकिन सबसे बड़ी जीवा जो सेंटर से होकर पार होती है इसे क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं दोस्तों। तो क्या होता है, व्यास होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करती है। तो देखिए चाप की लंबाई पूछा है, तो चाप की लंबाई क्या होगी। तो देखिए दोस्तों ये होता है पाई आर थीटा बाई 180 डिग्री। तो यहाँ पर इस टाइप का नहीं दिया है, तो इस टाइप का नहीं दिया है, मतलब ये वाला जब इसको हल कीजिएगा पाई आर थीटा बाई 360 डिग्री, इसी से इसका आंसर होने वाला है। तो यही वाला ऑप्शन नंबर सी। अरे यार कहाँ चला गया वीडियो। क्वेश्चन नंबर 36 हो गया, 37 38 हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कहा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। यानी कि त्रिज्यखंड का फॉर्मूला आपको लगाना है, क्या लगाना है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, इसी से आपको बनाना है। तो देखिए पाई का मान कितना लेना है, 22/7, आर का मान 6/6, और देखिए 360 डिग्री यहाँ पर 60 डिग्री कोण अंतरित करती है। कोण कितना, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो 360 डिग्री, यहाँ पर थीटा पाई आर स्क्वायर थीटा, तो यानी कि थीटा का मान कितना 60 डिग्री, यहाँ पर 360। तो ये कट जाएगा 6 और 6 कैंसिल, यानी कि 22, 6
छः दूनी 18, सॉरी 126/7 कितना हो जाएगा? तो ये देखिए 6 सेंटीमीटर 22/7 इंटू आपका 60, तो बेटे 360, ये 6 कट 22/7 इसका आंसर। और एक 6 था ना, तो 22 इंटू 6/7 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना है? 6×2 = 12, 6×2 = 132/7। तो देखिए 132/7 कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, एक घोड़ा एक मैदान में 7 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जहां घोड़ा घास चर सकता है? तो देखिए इस टाइप का एक मैदान है, मान के चलिए यहाँ पर बीचों बीच इसको घोड़ा को बांधा है और यहाँ से दूरी कितना है? 7 मीटर। तो यहाँ रस्सी तो देखिए घोड़ा जब यहाँ से चढ़ते हुए, यहाँ से चढ़ते हुए, यहाँ से चढ़ते हुए, इस टाइप का पूरा गोल गोल, मतलब पूरा गोल चक्कर लगाएगा, तभी ना पूरा एरिया को खा सकता है, चढ़ सकता है। तो देखिए यानी कि एक वृत्त का सर्किल, वृत्त का आकार बन रहा है, तो वृत्त का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं? क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर। एक मिनट, क्या लिख दिए? पाई आर स्क्वायर, क्या जानते हैं? पाई आर स्क्वायर। तो देखिए फॉर्मूला लगा देंगे तो 22/7 और आर का मान 7, तो 7 इंटू 7 करेंगे तो 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, 152 मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 152 मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? तो देखिए 152 तो नहीं है, शायद गलती नहीं कर दी। 22/7 इंटू 7 इंटू 7 तो कैंसिल हो जाएगा। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ओ सॉरी सॉरी 154 हो रहा है, यार मिस्टेक कर दी यार, 154 मीटर स्क्वायर। तो देखिए गुना में भी मिस्टेक नहीं करना, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपके मैथमेटिक्स क्लास 10th मॉडल सेट 1 का पूरे 40 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह का हर एक मॉडल सेट का सॉल्यूशन पाने के लिए इस चैनल पर बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो, और सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और स्क्रीन पर आपको सजेस्ट हो रहे हैं इन सारे वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा, यदि नहीं देखे तो। बस इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में।